अब यहां से हम चौथे स्टेज में आ जाते हैं, जो है कॉर्पोरेट एक्शंस। अब देखा जाए इनिशियल 2 स्टेजेस में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जब कंपनी को कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है और कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए वो प्राइमरी मार्केट में एंटर करते हैं और वहां से अपना कैपिटल फुलफिलमेंट करते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट में देखा जाए, अगर वो शेयर कोई कंपनी है XYZ, वो प्राइमरी मार्केट में अपने IPO के टाइम में वो 100 रुपए का शेयर लेकर आई। अब सेकेंडरी मार्केट में चाहे वो कितने का भी बिक सकता है, वो 200 का भी बिक सकता है, वो 300 का भी बिक सकता है, वो 50 रुपए का भी बिक सकता है। तो कंपनी को देखा जाए तो कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे, उसके मार्केट प्राइस से, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि कंपनी के परफॉर्मेंस से डिपेंड करता है कि उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। अब मान के चलिए IPO के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लग गई, तो इसका इंपैक्ट जो लोगों के पास आएगा क्या है कि भाई IPO के बाद ये कंपनी सडनली एक्सपैंड करने लग गई, इसका मतलब इसका फ्यूचर जो है काफी अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, ठीक है। तो लोग क्या करने लग जाते हैं, उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। जैसे जैसे बायर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, प्राइस जो है वो ऊपर होता है। अब कंपनी को लिस्टिंग के बाद एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी को एडिशनल बेनिफिट चाहिए। मान के चलिए IPO में उनको कैपिटल की जरूरत थी, उन्होंने फंड रेज करे, अब 5 साल बाद 10 years डाउन द लाइन अब उनको फिर से पैसों की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो वो क्या करेगी, कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस लेकर वो फिर से कैपिटल रेज कर सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी टाइम में कंपनी ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स डिक्लेयर कर दिए और वो चाह रही है कि इसका कुछ बेनिफिट हम अपने शेयर होल्डर्स को भी देना चाहते हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शंस में अलग अलग टाइप के कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, अब उसको एक एक करके समझते हैं। तो उसके लिए मैं लेकर जाता हूं आपको दूसरी स्लाइड में। अब कॉर्पोरेट एक्शंस में जो सबसे पहला कॉर्पोरेट एक्शन है वो है राइट्स इशू। तो थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं अपना प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में मैंने आपको ये बताया था, जब फर्स्ट टाइम कंपनी को कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है और वो अपने शेयर्स को इशू करती है पब्लिक इन्वेस्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब सेकंड टाइम जो ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है, जब वो IPO लेकर आती है सेकंड टाइम, हम उसको बोलते हैं FPO। अब लेकिन FPO में क्या होता है कि कॉस्ट वाइज वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, उसमें उतना ही खर्चा आता है एक जितना IPO को लॉन्च करने में आता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि हमारे तो सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि एडिशनल शेयर जो हम लेकर आएंगे मार्केट में वो सिर्फ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ही ऑफर होंगे। अब डिफरेंस समझते हैं कि राइट्स और FPO में क्या है। FPO में क्या है, इररिस्पेक्टिव आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो चाहे ना हो, आप FPO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन राइट्स का मतलब क्या है, राइट का मतलब क्या है, हक। तो हक किसके पास है, उस शेयर एडिशनल शेयर्स को बाय करने का, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर्स बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब एक क्वेश्चन ये आएगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, कंपनी कहती है कि हम नए शेयर्स मार्केट में लेकर आ रहे हैं, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अब ये कोई जबरदस्ती नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर चाहे तो कर सकता है, वो चाहे तो मना भी कर सकता है। हम उसको बोलते हैं डिनाउंसिंग ऑफ राइट्स। जब राइट्स को मना कर देते हैं हम इन्वेस्ट करने से, तो उसके लिए टर्म है डिनाउंसिंग ऑफ राइट्स। तो अब राइट्स में इन्वेस्टर ये बोलेगा कि अगर मुझको एडिशनल शेयर्स बाय करने ही होते तो मैं सेकेंडरी मार्केट से भी तो ले सकता था, किसी दूसरे इन्वेस्टर से, तो आपसे डायरेक्टली लेने में मेरा क्या फायदा है। तो इसी एक्शन को अट्रैक्टिव करने के लिए कंपनी क्या करती है कि ठीक है, हम राइट्स लेकर आ रहे हैं तो हम आपको मार्केट से डिस्काउंटेड रेट में देंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अभी पिछले साल ईयर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज राइट्स इशू लेकर आया था, ठीक है, 15:1 के रेशियो में। 15:1 का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास 15 शेयर्स हैं तो आप एक राइट इशू में पार्टिसिपेट कर, अगर आपके पास 15 शेयर है तो आप एक शेयर ले सकते हो, अगर आपके पास 30 शेयर है तो आपके पास आप 2 राइट्स खरीद सकते हो। तो उस टाइम में उसका जो रेट था, एक अप्रॉक्सीमेट फिगर ले रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मार्केट प्राइस था वो चल रहा था कुछ 1500 के आसपास, और जब वो राइट्स लेकर आए तो राइट्स उन्होंने डिस्काउंटेड रेट में दिए, करीबन 1247 पे। अब मार्केट में से वो करीबन 250-300 सस्ते प्राइस में ऑफर कर रहे थे। अब ये अट्रैक्टिव है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे पास एक शेयर है तो मैं बहुत सारे राइट्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, नहीं। तो उसके लिए भी कंपनी ने एक कोटा बना रखा है, जैसे 15:1। अगर आपके पास 15 शेयर है तो आप एक ही राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, तो ये तो इतना अट्रैक्टिव है, कौन नहीं लेना चाहेगा रिलायंस का शेयर, वो भी मार्केट से 250-300 रुपए सस्ता। ओके, अब दूसरे कॉर्पोरेट एक्शन में जाते हैं जिसको हम कहते हैं बोनस इशू। बोनस इशू का मतलब क्या है कि कंपनी लाइक दिवाली बोनस में क्या रहता है कि जब हम जाते हैं शॉपिंग करने तो बाय 1 गेट 1, या फिर सैलरी में हमको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिल के आती है या फिर हमको एक्स्ट्रा गिफ्ट्स मिलते हैं। तो उसी टाइप का ये कॉन्सेप्ट है कि कंपनी क्या करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एडिशनल शेयर्स देगी।
अब राइट्स और बोनस में क्या डिफरेंस हो गया? राइट्स जब कंपनी लेकर आती है, एडिशनल शेयर्स लेकर आती है, नए शेयर्स मार्केट में लेकर आती है और वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ही ऑफर होगी, लेकिन एक प्राइस में ऑफर होगी। बोनस में क्या होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऑफर किए जाते हैं और इसमें कोई मना करने का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि अगर आपको ऑब्वियसली फ्री में अगर शेयर्स मिले तो आप क्यों मना करेंगे। लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है, आप ये मत समझिए कि मेरा, अगर सोचो मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और उसका प्राइस कर लेते हैं 100 शेयर्स एट 1000 रुपीज, तो करीबन मेरे पास 1 लाख रुपए के शेयर्स थे। ऑलराइट, और कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया 1:1 का। 1:1 का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक एडिशनल बोनस मिलेगा। तो इसका मतलब मेरा जो शेयर नंबर ऑफ शेयर्स है वो 100 से हो जाएंगे 200 शेयर्स। अब इसका मतलब क्या है, प्राइस 1000 ही रहेगा, तो देखा जाए तो वैल्यू में तो मेरा जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब बोनस डिक्लेयर होता है 1:1 फॉर एग्जाम्पल, तो प्राइस अगर डबल हो रही है तो अगर क्वांटिटी डबल हो रही है तो प्राइस जो है वो हाफ हो जाएगी। तो अगर 200 शेयर्स मुझको मिल गए तो मेरा जो प्राइस है वो हो जाएगा 500 का। मेरा जो वर्थ है, मेरा जो मार्केट वैल्यू है 200 शेयर्स की, वो 1 लाख ही रहेगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें फायदा क्या हुआ? 2 लाख रुपए थे, पहले भी मेरे 100 शेयर्स की वैल्यू 2 लाख थी, अब कंपनी ने बोनस डिक्लेयर करा तो मेरी शेयर्स की वैल्यू 2 लाख हो गई। तो एज सच अगर आप देखो तो प्राइस वाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन ये एक रहता है कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। लेटर ऑन जब कंपनी और ग्रो होती है और ये जो प्राइस है अब आफ्टर बोनस 500 रुपए का 1000 हो गया, तो आप चाहो तो उसमें कोई स्ट्रेटेजिक एक्शन ले सकते हैं। आप चाहे तो फुल पोर्टफोलियो नहीं बेचेंगे, बस एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके रिमेनिंग शेयर्स आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और कंपनी का जो रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रॉफिट्स जो होते हैं, उसमें से ये एडजस्टमेंट होता है। ओके, तो ये था बोनस इशू। अब तीसरा एक्शन जो है जो कंपनी करती है वो है डिविडेंड। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर मैं किसी कंपनी का शेयर बाय कर रहा हूं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब आप इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं आप कंपनी के उतने % ओनर बन जाते हैं। भले वो ओनरशिप बहुत कम हो, लेकिन आप ओनर, आप बोल सकते हो कि मैं इस कंपनी का ओनर हूं। तो ओनर के भी कोई राइट्स होते हैं। तो कंपनी को जब कंपनी प्रॉफिट्स डिक्लेयर करती है, तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन तो वो अपनी कंपनी में वापस री इन्वेस्ट कर देगी कि भाई कंपनी को फर्दर ग्रो होना है। ठीक है, उसके बाद भी अगर कंपनी के पास पैसा बचता है तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी वो जो फ्री कैश है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बांट देगी। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है, हम उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ऑलराइट, तो बोनस और डिविडेंड में क्या फर्क होता है? बोनस में कंपनी एडिशनल शेयर्स आपको देती है और डिविडेंड में क्या होता है कि कंपनी आपको कैश मतलब आपके बैंक अकाउंट में उतना डिविडेंड आ जाएगा, मतलब उतना कैश जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, आपको उतने वर्थ शेयर्स ही मिलेंगे। फिर एक चौथा कॉर्पोरेट एक्शन है जिसको हम कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। अभी आप मार्केट में जाएंगे, करीबन 5000 कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो सबके जो प्राइजेस हैं वो अलग अलग रेंज है। अभी आप देखेंगे कि सबसे महंगा जो मार्केट जिसका मार्केट प्राइस है वो है आपका एमआरएफ टायर्स। तो करीबन 88,000 to 90,000 का एक शेयर पड़ता है वो। तो एक नॉर्मल एक छोटे इन्वेस्टर के लिए 90,000 का एक शेयर लेगा, तो उसकी जिसके पास पोर्टफोलियो साइज जिसका 1 लाख का होगा, तो उसमें तो एलोकेशन ही पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास एक पोर्शन है, अगर एक पोर्टफोलियो है, कुछ कैपिटल है, तो आप बराबर में एलोकेशन करिए, है ना। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो एमआरएफ का शेयर्स को बाय कर नहीं सकता। तो थोड़ा सा लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है, स्प्लिट करती है। तो स्प्लिट का मतलब होता क्या है, अब मैंने आपको बताया था एक कंपनी का एक फेस वैल्यू होता है, मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस। तो अधिकतर अगर आप देखो, जब भी कोई कंपनी आती है, लिस्ट होती है, तो वो अपने फेस वैल्यू जो है वो करीबन 10 का ही रखती है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज का फेस वैल्यू 10 रुपए का ही होता है। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, कंपनी अपने फेस वैल्यू को स्प्लिट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल 1:10 का स्टॉक स्प्लिट कर दिया, तो पुराना फेस वैल्यू जो 10 रुपए का था, अब नया फेस वैल्यू हो जाएगा 1 रुपए का। मतलब आपका जो वैल्यू है, ठीक है, सॉरी, जो क्वांटिटी है वो 10 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, और प्राइस जो है उसकी वो 1/10 हो जाएगी। इसको एक बार ऐसे समझते हैं। अब सबका एक एक एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। अब मान के चलिए कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट कर दिया 10:1 का। 10:1 का मतलब क्या है कि उसका फेस वैल्यू, पुराना फेस वैल्यू 10 रुपए का था, अब नया फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपए का हो गया। तो मतलब अगर फेस वैल्यू 1/10 हो गया है तो उसका मार्केट प्राइस भी 1/10 हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी जो है आपकी वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। ओके, बोनस और स्टॉक स्प्लिट का जो इंपैक्ट होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, बस कंपनी की तरफ से एडजस्टमेंट में डिफरेंस आता है।
बोनस में क्या होता है, कंपनी जो एडजस्ट करती है वो अपने प्रॉफिट से एडजस्ट करती है, और स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, जो कंपनी स्प्लिट जब करती है तो अपने फेस वैल्यू को स्प्लिट कर देती है, तो एडजस्टमेंट स्प्लिट के टाइम में फेस वैल्यू पे होता है। ऑलराइट, अब बोनस और स्प्लिट में मैंने आपको ये बताया कि मार्केट प्राइस में फर्क आएगा। 1:10 का मतलब क्या है कि प्राइस जो है वो 1/10 आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए तो चलो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो नया इन्वेस्टर है जो मार्केट में ये कंपनी को देखता है, रिसर्च करता है और इन्वेस्ट करने की सोचता है, तो उसके लिए क्या होगा, आपको क्या लग रहा है कि अगर 1/10 का मतलब अगर फेस वैल्यू 1/10 हो जा रही है तो मार्केट प्राइस ही 1/10 हो जाएगी। कोई एक शेयर है जिसका प्राइस जो है 10,000 का है, अब क्या वो 1,000 का हो जाएगा, उसका प्राइस 1,000 हो जाएगा, लेकिन वो क्या बोलेगा कि 10,000 से मार्केट का 9,000 पॉइंट नीचे गिर गया। बोनस के टाइम में भी अगर 1:1 का बोनस है, कोई शेयर जो है वो 5,000 का लिस्ट हो रहा है मार्केट में, 1:1 के बाद वो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 250 रुपए की हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अब जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो बोनस या फिर स्टॉक स्प्लिट के बाद जो मार्केट में एंटर कर रहे हैं, वो क्या देखेंगे कि भाई 500 रुपए से अचानक से 250 रुपए हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी क्या करती है, अपनी जितनी भी हिस्टोरिकल प्राइसेस होते हैं ना पास्ट के, उसको भी रीएडजस्ट कर देती है। ओके, फिर हमारा पांचवा जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो है शेयर्स बायबैक। शेयर बायबैक का मतलब क्या है, जैसे आईपीओ का मतलब समझते हैं। आईपीओ में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक इन्वेस्टर्स को बेच देती है। बायबैक में एकदम उल्टा प्रोसेस होता है, कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स से वापस खरीद लेती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको नहीं बेचना तो क्या वो जबरदस्ती ले लिए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं उतने पोर्शन से, तो वो चाहे तो वो शेयर बायबैक के लिए मना भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और एक क्वेश्चन आता है, सोचो मैं एक कंपनी का ओनर हूं और कंपनी मेरे पास आती है कि हम अपने शेयर्स आपसे वापस खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने शेयर्स बेचना चाहेंगे कि नहीं बेचना चाहेंगे? तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर मुझको अपने शेयर्स बेचने ही होते तो मैं सेकेंडरी मार्केट में किसी और को किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकता हूं, मैं आपको क्यों बेचूं? तो सेम चीज, इसको अट्रैक्टिव करने के लिए कंपनी मार्केट से आपको ज्यादा रेट में शेयर बायबैक ऑफर करेगी। ऑलराइट, तो शेयर बायबैक में कंपनी शेयर्स बायबैक कब करती है, जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स होते हैं। अब कंपनी के पास इतना सारा प्रॉफिट है तो उन्होंने क्या सोचा, इस प्रॉफिट का क्या करते हैं, अपने जो शेयर्स हैं वो वापस खरीद लेते हैं मार्केट से, ठीक है। तो कंपनी के पास जब प्रॉफिट होता है तो अलग अलग चीजें कर सकती है, वो चाहे तो बोनस भी दे सकती है, वो चाहे तो डिविडेंड भी दे सकती है। कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने ओनरशिप को ज्यादा करने के लिए, अपना परसेंटेज ज्यादा रखने के लिए वो क्या करती है कि अपने शेयर्स भी वापस खरीद लेती है, ठीक है। फिर हमारा जो लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन है वो है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, मर्जर का मतलब आप समझिए कि जैसे दो कंपनी थी अलग अलग, वो मर्ज होके वो एक कंपनी बन गई। जैसे कंपनी ए थी और कंपनी बी थी, मर्जर के बाद एक नई एंटिटी बन गई कंपनी ए बी। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 2019 या फिर 18 की बात है, दो कंपनीज थी जिसका नाम था आईडीएफसी बैंक और दूसरी कंपनी थी जिसका नाम था कैपिटल फर्स्ट। अभी कैपिटल फर्स्ट क्या थी, एक फाइनेंस कंपनी थी, ये बजाज फाइनेंस की तरह काम करती थी। जैसे अगर आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई में कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आपको वो फैसिलिटी वो देता था, वो सर्विसेज आपको वो देते थे। तो अभी इनका मर्जर हुआ, ठीक है। अब ये मर्ज होके एक नई कंपनी बन गई जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आपने नोटिस करा होगा, पहले आईडीएफसी बैंक हुआ करता था, अब नया नाम जो है उसका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कुछ कुछ शेयर होल्डर्स जो होंगे वो आईडीएफसी बैंक के होंगे और बाकी शेयर होल्डर्स जो हैं वो कैपिटल फर्स्ट के होंगे, तो दोनों को नए शेयर्स अलॉट होते हैं। डिपेंड करता है कि वो मर्जर कैसा है, अगर 50-50 है तो उसी हिसाब से मिलेगा। अगर मान के चलिए एक कंपनी के पास ज्यादा शेयर्स हैं तो उनके शेयर होल्डर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिनके पास कम है उनको थोड़ा कम बेनिफिट मिलेगा। अब कंपनी एक और एक ऑप्शन क्या देती है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर अगर सेटिस्फाइड नहीं है इस मर्जर से, तो कंपनी ऑप्शन देती है कि वो मतलब आप वो जो शेयर्स है कंपनी को वापस दे सकते हो 1 महीने के अंदर अंदर। ऑलराइट, दूसरा एग्जांपल हमने देखा कॉर्पोरेट एक्शन में क्या है, एक्विजिशन। अब मर्जर और एक्विजिशन में डिफरेंस क्या होता है, मर्जर में तो दो कंपनी मर्ज होकर एक नई कंपनी बनती है। एक्विजिशन में क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी जो है एक छोटी कंपनी को पूरा एक्वायर कर लेती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2008 में जब सत्यम कंप्यूटर्स में जब इंटरनल फ्रॉड, मैनेजमेंट फ्रॉड जब हुआ था, तो सत्यम कंप्यूटर्स अगर देखें तो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी थी, आईटी कंपनी थी, उसके जो क्लाइंट बेस थे वो मतलब इंटरनेशनली बहुत अच्छे फैले हुए थे। तो उस टाइम क्या हुआ था, टेक महिंद्रा ने देखा कि ठीक है मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है लेकिन कंपनी अभी काफी अच्छी है एज पर देयर क्लाइंट्स और जैसे उनका फंक्शनिंग चलता था, तो टेक महिंद्रा ने पूरा सत्यम कंप्यूटर्स को एक्वायर कर लिया। तो उस टाइम में जो सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर होल्डर्स थे उनको नए शेयर्स मिले टेक महिंद्रा के। और इसमें भी एक केस स्टडी करेंगे आगे जाके, अगर किसी ने सत्यम कंप्यूटर्स में उस टाइम इन्वेस्ट किया होता जब वो ऑलमोस्ट मतलब बैंकरप्सी के टाइम में आ गई थी, तो टेक महिंद्रा के उसको नए शेयर्स मिले होंगे, तो आज उसकी वैल्यू जो है काफी मल्टीफोल्ड टाइम होगी। ओके, एक एक करके इन सारे एक्शंस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूं एनएससी इंडिया की वेबसाइट। तो सबसे पहले हमने किया था राइट्स इशू, तो यहां पे अगर आप देखेंगे ध्यान से
अब ये जो है रिलायंस का एग्जाम्पल मैंने लिया है। अगर आप देखेंगे तो 14 मई 2020 को रिलायंस ने डिसाइड किया था कि हम राइट्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो राइट्स जो था वो 1:15 का था। तो 1:15 का मतलब क्या है कि जिनके पास 15 शेयर है उनको 1 शेयर अलॉट होंगे, और जो रेट था उसका वो 1247 का था। तो मैंने आपको वही बताया, जब राइट्स के लिए जब शेयर होल्डर्स जाते हैं तो कंपनी उनको डिस्काउंटेड रेट में ऑफर करती है। अब इसमें एक और आप चीज है, जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि रिकॉर्ड डेट तो जैसे 14 में, ठीक है, लेकिन जो इसमें जो राइट्स दिए होंगे वो 1 महीने बाद दिए होंगे, है ना। तो होता क्या है कि रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है। अब ऐसे तो ये न्यूज पढ़ के तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे और रिलायंस के शेयर्स खरीदना चाहेंगे, करेक्ट। तो कंपनी क्या बोलती है कि जो हमारी रिकॉर्ड डेट है उस दिन तक आपके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आज कंपनी ने अनाउंस करा और वो न्यूज पढ़ के मैंने क्या करा, उसके शेयर्स खरीद लिए। अगर आप ट्रांजैक्शन साइकिल में अगर जाएंगे तो मैंने आपको बताया था एक ट्रेड जो होता है वो कैसा होता है, T+1 T+2, ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। अगर आप आज शेयर बाय करेंगे तो परसों आपके अकाउंट में आएगा, है ना। तो रिकॉर्ड डेट तक आपके पास वो शेयर्स होने चाहिए, चाहे वो राइट्स हो, चाहे डिविडेंड हो, चाहे बोनस हो, चाहे स्टॉक स्प्लिट हो। ऑलराइट, फिर इसी में ही एग्जांपल देख लेते हैं। अभी 3 जुलाई 2020 को उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करा। डिविडेंड जो था वो था 6.5 रुपए पर शेयर। एक शेयर अगर आपके पास है तो आपको 6.5 रुपए मिलेंगे, और उसके हिसाब से अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो 100 × 6.5, 200 शेयर्स हैं तो 200 × 6.5, तो ऐसे करके वो कैलकुलेशन होगा। एक और एक एग्जांपल लेते हैं इसी में ही, देखो इसी में बहुत सारे एग्जांपल हमको मिल गए। अब बोनस का भी देख लेते हैं। तो बोनस में अगर आप देखेंगे तो 9 सितंबर 2017 को रिलायंस ने बोनस डिक्लेयर करा था 1:1 का। 1:1 का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक एडिशनल शेयर मिलेगा बोनस, लेकिन जो उसका जो मार्केट प्राइस है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये था बोनस का एग्जांपल। तो अभी हमने राइट्स देख लिया, डिविडेंड देख लिया, बोनस देख लिया, अभी बाकी एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आयशर मोटर्स, जो एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड बुलेट, ये सेम इसी की कंपनी है। तो आयशर मोटर्स ने 25 अगस्त 2020 को अपना फेस वैल्यू जो है वो स्प्लिट कर दिया था। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो पुराना जो फेस वैल्यू था वो था 10 रुपए का, और नया फेस वैल्यू जो है वो है 1 रुपए का। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इसका फेस वैल्यू है वो 1/10 में स्प्लिट हो गया। तो अगर 1/10 में अगर स्प्लिट हो गया तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो भी 1/10 में हो जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उसके, और आपने उसका जो प्राइस था करीबन मेरे ख्याल से 26,000 to 30,000 के बीच हुआ करता था। अगर आपके पास एक शेयर था उसका, अब मान के चल लेते हैं एग्जांपल के लिए, उसका जो मार्केट प्राइस था 30,000 का था और आपके पास एक शेयर थे। तो स्प्लिट के बाद क्या हुआ होगा, आपका जो मार्केट प्राइस है 30,000 से बन गया होगा 3,000, क्योंकि 1/10 में स्प्लिट हो गया है। और आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो एक क्वांटिटी से कितने हो गए होंगे, 10। राइट।